बायो का लेसन, साइंस का 5वां लेसन। ठीक, लेसन का नाम है जैव प्रकम। ये काफी बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग जैव जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सबके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, और इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 लेसन 5 जैव प्रकम शुरू कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जैव प्रकम होता क्या है जैव प्रकम, जीवन की प्रक्रियाएं क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, ये हमको पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे जैव प्रकम की परिभाषा, जैव प्रकम हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाओ जैव प्रकम। क्या होता है जैव प्रकम? इस जैव प्रकम को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, कॉपी अलग बनेगी इसकी। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रकम जानते हो क्या होता है? जैव प्रकम जीवन की वे सभी प्रक्रियाएं होती हैं। जैव प्रकम जीवन की जैव प्रकम जीवन की वे सभी प्रक्रियाएं होती हैं। सभी प्रक्रियाएं वे सभी प्रक्रियाएं होती हैं। जैव प्रकम जीवन की वे भी सभी प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवन को जीवन को बनाए रखने में जीवन को बनाए रखने में जीवन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, है ना? बनाए रखने में सहायक होते हैं, वो सभी प्रक्रियाएं जैव प्रकम कहलाते हैं। सहायक होते हैं, जीवन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। बोलो, जितनी भी जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो जो जीवन को बनाए रखने में सहायक, जो किसी वस्तु को जिंदा रखे, जीवित रखे, है ना, वे जितनी भी प्रक्रियाएं होती है सब जैव जैसे जैसे पोषण, है ना, पोषण ये भी एक जीवन को बनाए रखने में सहायक है कि नहीं? पोषण हो गया, और श्वसन हो गया। श्वसन भी जैव प्रकम का एक भाग है, जीवन की एक प्रक्रिया है। श्वसन के बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हम सभी जीवन के लिए आवश्यक है, सभी के जीवन के लिए आवश्यक है। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वहन हो गया, वहन या परिवहन कह सकते हो, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रजनन, प्रजनन भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, समझ रहे हैं? प्रजनन और वहन, उत्सर्जन हो गया ना, प्रजनन आदि आदि, ये जितने भी मैंने प्रक्रियाएं लिखवाई हैं ये सब प्रक्रियाएं जीवन को बनाए रखने में सहायक होती है ना? जैव प्रकम कहलाता है। बताओ, जैव प्रकम की परिभाषा याद हो जाएगी? ठीक, देखो कितना आसान है, यह जैव प्रकम कहलाती ही लिख दो। अब एक हेडिंग बनाओ, जीवों में होने वाली जीवों में होने वाली अपचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं। अब ये उपापचयी क्रियाएं क्या होते हैं? क्यों उपापचयी क्रियाएं क्या होते हैं? नहीं 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 नहीं, जितने भी जीव होते हैं जिनको सजीव भी कहते हैं, इनके अंदर दो प्रकार की मुख्य रूप से क्रियाएं होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की मुख्य रूप से क्रियाएं होती है। एक होती है उपचय, एक होता है अपचय। उपचय और अपचय दो प्रकार की क्रियाएं। एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें तरल कार्बनिक यौगिक या तरल कार्बनिक अणु जुड़ करके जटिल पदार्थ बनते हैं। सरल पदार्थ आपस में मिल करके जटिल पदार्थों का निर्माण, समझ गए? सरल पदार्थ आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? जटिल पदार्थ बनाते हैं। जैसे जब हम कुछ खाते हैं ना तो हमारे भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं,
वो पोषक तत्व हमारे पेट में जाते हैं, पहले वो तरल पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं, उनका डाइजेशन होता है, उसके बाद वो जटिल पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं। जटिल पदार्थ में जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, मसल्स का निर्माण होता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं, विटामिन बनते हैं, ये सब जटिल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वसा बनता है। ठीक है। और हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो जटिल पदार्थ को तोड़ करके सरल पदार्थ में बदल रहे होते हैं। मतलब हमारे शरीर में दो प्रकार के काम हो रहे होते हैं, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना और सरल पदार्थों का जटिल पदार्थ में बदलना। ये दो प्रकार की क्रियाएं होती रहती है हमारे शरीर में। इन्हीं दोनों क्रियाओं को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे शरीर में होने वाले शरीर में जटिल पदार्थों शरीर में जटिल शरीर में जटिल पदार्थों को का सरल पदार्थों में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तथा जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तथा सरल पदार्थों का जटिल पदार्थों में बदलना ही उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आई बात। जो कुछ भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो पहले जटिल पदार्थ के रूप में होता है, फिर हमारे पेट में जाता है तो वो सरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन होने का मतलब जो पाचन हो जाता है ना उसका, तो पाचन होने के बाद वो सरल अणुओं में टूट जाता है, और जब सरल अणुओं में टूटता है उसके बाद नए जटिल अणुओं का निर्माण होता है। आई बात समझ में? सुन रहे हो, समझ रहे हो पूरी बात? बोलो। हाँ। तो सरल का जटिल और जटिल का सरल में आपस में कन्वर्ट होना ही उपापचयी क्रिया है। ये हमारे शरीर में होती है, सबके शरीर में होती रहती है। और ये जो क्रियाएं हैं वो दो रूप से होती है, इन्हें दो रूपों में बांटा गया है। इन्हें दो रूपों में बांटा गया है इन्हें दो रूपों में बांटा गया है। नंबर एक, हेडिंग बना, क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। नंबर एक, उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? एनाबॉलिक, क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन, ये हेडिंग है। एनाबॉलिक रिएक्शन हमारे शरीर में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, सही और अपचयी है। तो उपचयी क्रियाएं क्या होती है? इन्हीं दोनों को मिला करके कहते हैं उपापचयी। समझ गए? दोनों को मिलाकर। तो वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से जटिल पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, सरल का कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये सरल और जटिल भी समझाएंगे। कैसे पता चलेगा सरल है कैसे जटिल है? ये कैसे पता? जिसमें अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो वो जटिल होगा, जिसमें अणुओं की संख्या बहुत कम हो वो सरल होगा। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, लेता
प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक कौन सी क्रिया है? एनाबॉलिक है, उपचयी क्रिया है ना। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिल करके जटिल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है बताओ? बहुत आसान है। कक्षा 8 में, 6 में, 7 में, 9 में भी पढ़ाई जाती है। सुन लो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण क्या है। हरे पेड़ पौधों के द्वारा, हरे पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल लेकर के, जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल लेकर के, ठीक, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के है ग्लूकोज का निर्माण करना और ऑक्सीजन को मुक्त करना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये हरे पेड़ पौधों में ही होती है। समझ गए? फिर से सुनो, हरे पेड़ पौधों के द्वारा मिट्टी से जल लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों के द्वारा भोजन का निर्माण करना या ग्लूकोज का निर्माण करना या मंड का निर्माण करना या स्टार्च का निर्माण करना और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को मुक्त करना वातावरण में, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सूर्य के प्रकाश में ही होती है और हरे पेड़ पौधों में ही होती है, और इसमें मिट्टी के साथ जल भी होना चाहिए, जड़ों के द्वारा अवशोषण होता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको मिलनी चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। आई बात समझ में? तो इसका भी एक रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन याद करना चाहिए। बताओ कैसा रिएक्शन लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ? प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? बोलो। और क्या चाहिए? जल चाहिए कि नहीं चाहिए? जल चाहिए। और बताओ क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए कि नहीं? तो सूर्य का प्रकाश ऊपर लिख दे, सूर्य का प्रकाश लिख दिया मैंने। और इसको क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे ना लिखो, इधर लिख दो क्लोरोफिल, क्योंकि पेड़ों में जो हरापन होता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। पेड़ों में पेड़ों में जो कोशिकाएं होती है उनमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल या पर्णहरित। उसी की वजह से पेड़ हरे होते हैं। तो उसी की उपस्थिति में क्लोरोफिल है ना, की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीजें होंगी जब, तब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। भोजन के रूप में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, C6H10O6, ये है ग्लूकोज। और साथ में क्या बनाएंगे? और ऑक्सीजन गैस, और कार्बन तो बैलेंस हो गए, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, बोलो। बस ये हो गया ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है ये। और ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? बताओ। ये हो गया जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है कि जटिल? सरल है। अकार्बनिक है कि कार्बनिक है? कार्बन है ना इसमें, लेकिन कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन होता है तो उसको हम कार्बनिक कहते हैं। तो अच्छा, जल तो अकार्बनिक है। ये दोनों सरल है कि नहीं है? सरल है। और इन्हीं सरल पदार्थों से मिलकर के ग्लूकोज एक जटिल पदार्थ बन गया। बना नहीं बना? बना नहीं बना? ग्लूकोज एक जटिल पदार्थ है, ग्लूकोज जटिल पदार्थ, ये सरल पदार्थ है। तो सरल पदार्थ है, जटिल पदार्थ बना कि नहीं बना? बना। यहाँ देखो क्या लिखा है, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण संश्लेषण होता है या निर्माण होता है, उपचयी क्रियाएं का। तो ये उपचयी क्रिया है कि नहीं है? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन है, इसको याद कर लें। उदाहरण, ये इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उपचयी अभिक्रिया। उपचयी अभिक्रिया का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। आई बात समझ में? समझ में आया एकदम क्लियर? भूलोगे तो नहीं? लिखो। तो हम पढ़ेंगे अपचयी क्रिया। आप अपचयी क्रिया है क्या बोले?
कैटाबोलिक वे क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें वे क्रियाएं जिनमें कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक या कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ में विखंड विखंडित होते हैं विखंडित होते हैं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, श्वसन श्वसन एक अपचयी क्रिया है। कैसा बोलेगा? पाचन पाचन आदि आदि। देखो, श्वसन और पाचन एक अपचयी क्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वो सरल अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है। जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी एक जटिल रूप में होता है ना। जैसे हम प्रोटीन खा लिए, कार्बोहाइड्रेट खा लिए, है ना। तो जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये सब चीजें होती है मिक्स रूप में, है ना, यानी कि जटिल रूप में होती है। जब हमारे पेट में जाता है तो उसको पचाया जाता है। पेट क्या करता है? उसको पचाता है, उसको डाइजेस्ट करता है। क्यों करता है? डाइजेस्ट ना करे तो क्या होगा? तो वो सरल पदार्थों में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और जब सरल में पदार्थों में कन्वर्ट हो तो हमारे वो ब्लड में जाएगा नहीं। उनमें उपस्थित जितने भी पोषक तत्व है ना, उसको हमारे ब्लड में जाना चाहिए। तो ब्लड में जाने के लिए सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। और सरल अणुओं में कौन तोड़ता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ता है, यानी कि पाचन तंत्र। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए पाचन की क्रिया होनी जरूरी है। अगर पाचन की क्रिया नहीं होगी तो जिसे हम खाएं वही चीज से हम बाहर निकल जाए, पेट में रुके ही ना, समझ गए, पचे ही ना, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही ना करे तो क्या होगा? हमारे शरीर को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ज्यों खाया त्यों निकल गया बाहर, तो हमारे शरीर को कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि खाना पचा ही नहीं। खाना पचना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम कुछ खाएंगे वो सरल अणु में टूटेगा, और सरल अणु में जब टूटेगा तभी वो हमारे ब्लड में जाएगा, तभी हमारे खून में जाएगा। जब हमारे खून में जाएगा तो हमारे खून से पूरे शरीर में जाएगा, और हमारे पूरे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, तो हमारा शरीर काम करेगा, एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तक जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में नहीं कन्वर्ट होंगे तब तक पाचन की क्रिया द्वारा ही जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं। जब तक जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक पाचन के द्वारा हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? यही काम होता है श्वसन में भी। श्वसन क्या होता है? सिर्फ सांस लेने को श्वसन नहीं कहते। अभी तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि श्वसन का मतलब ये है श्वसन, इसको नहीं श्वसन कहते हैं। ये तुम कक्षा 8 तक पढ़ते हो। असल में श्वसन हम तुमको बताते हैं क्या। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ हवा के साथ ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है, और फेफड़े के थ्रू ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है, ऑक्सीजन। और हमारे खून में जो ऑक्सीजन जाती है ना, वो हमारे पूरे शरीर में कोशिका तक पहुंचती है, पूरे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचती है। ये है कोशिका, ये है कोशिका। पूरे शरीर में कम से कम अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं। कक्षा 9 में कोशिका के बारे में पढ़ रखे हो। कोशिका में पाचन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज आता है, खून में ग्लूकोज आएगा, और खून के द्वारा ग्लूकोज कोशिका तक पहुंचेगा। ये ग्लूकोज आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज अब कोशिका को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? चलने के लिए इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी इसको, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी कोशिका को नहीं मिलती है, इसको चाहिए ऑक्सीजन। किसको चाहिए? ग्लूकोज को क्या क्या चाहिए?
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जब हम सांस लेंगे। जब सांस लेंगे तो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगी, और फेफड़े से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी। उसके चारों तरफ ब्लड आएगा, ब्लड में चला जाएगा ऑक्सीजन, और ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। समझ गए? और पूरे शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन आएगी। ये ऑक्सीजन आई इसके पास, जैसे ही ग्लूकोज को मिल गया क्या, ऑक्सीजन, तुरंत ग्लूकोज टूट जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ, अभी पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण में। और जैसे ही इस ऑक्सीजन को मिल गया, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिला, ऐसे ही ग्लूकोज सरल अणुओं में टूट जाएगा, और सरल अणुओं में जब ये टूटेगा ना, तो मिलेगा ऊर्जा। तब ऊर्जा मिलेगी, तब इसको ऊर्जा मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना ही श्वसन कहलाता है। ये है श्वसन। कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूट जाना ऑक्सीजन के द्वारा ही श्वसन है। और जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, ये है सांस लेना, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। इसको हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जब श्वसन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे आगे, वहां हम जाएंगे। इसको कहते हैं ब्रीदिंग, इसको श्वसन नहीं कहते हैं। श्वसन एक्चुअल में हमारे कोशिका के अंदर जो हो रहा है ना, वो श्वसन है। जो ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन के द्वारा टूट रहा है, वो है श्वसन। उससे मिलती है हमको ऊर्जा। हर कोशिका को ऊर्जा मिल जाती है, और इससे हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। आई बात समझ में? और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो कुछ नई चीजें भी बनती हैं। अब देखेंगे क्या नई चीजें बनती हैं, है ना? तो चलो हम श्वसन का एक रिएक्शन लिखवा दें। लिखवा दें? देखो, ये हमारे कोशिका में पाया जाने वाला ग्लूकोज है। ये कहाँ से मिला हमको? हमारी कोशिका में ग्लूकोज कहाँ से आ जाता है, बताओ? हाँ भाई, भोजन से। कहाँ से आ जाता है? जो कुछ भी हम खाते हैं, सब में ग्लूकोज होता है। कार्बो, चावल में, आलू में, रोटी में, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब पेट में जब जाएगा वो, तो पेट में उसका होगा पाचन, और पाचन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज कहाँ जाएगा? हमारे खून में जाएगा, और हमारे खून से होते हुए ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा? कोशिका तक पहुंचेगा। तो ग्लूकोज कहाँ से मिला हमको? भोजन से मिला। आई बात समझ में? अच्छा, अब ग्लूकोज को मिलेगा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, बताओ जरा? कहाँ से आई ऑक्सीजन? श्वास के द्वारा आई, सांस लेने के द्वारा आई। कैसे आई? हमने सांस लिया, फेफड़े में आ गई हवा, हवा में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई, और ब्लड ने क्या किया? ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई कर दिया, हार्ट के द्वारा। समझ गए? और वो ऑक्सीजन हमारे कोशिका तक आ गई, ग्लूकोज के पास आ गई। अब ग्लूकोज कोशिका आपस में क्रिया करेंगे, ठीक? इसको ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी कहेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो सामान्य ताप कर दो, यहाँ सामान्य ताप कर दिया मैं, सामान्य ताप कर दिया। तो जब ये प्रक्रिया होगी ना, तो देखो क्या बनेगा, जानते हो क्या बनेगा? ये ग्लूकोज टूट जाएगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, और क्या बनेगा? 6 CO2 बनेगा। 6 और बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और बनेगा 6 H2O, 6 और बनेंगे जल के, और साथ में बनेगी ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा। है? इसका मतलब श्वसन एक ऊष्मा क्षेत्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बन रही है। ऊर्जा बने चाहे ऊष्मा बने, रहेगी वो ऊष्मा क्षेत्रीय प्रक्रिया ही। आई बात समझ में? श्वसन एक ऊष्मा क्षेत्रीय प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि श्वसन में क्या बन रहा है? ऊर्जा बन रही है। ये ऊर्जा हमको कहाँ चली जाएगी? ऊर्जा हमारे कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया के में संचित हो जाएगी। कक्षा 9 में कोशिका वाले पार्ट में पढ़े होंगे कि कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस में ये ऊर्जा चली जाएगी, जब जरूरत होगी तब खर्च होगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिका में जो बनेगी, वो कहाँ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड के थ्रू हमारे फेफड़े में आ जाएगी, और फेफड़े से हम बाहर जो सांस बाहर करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमारे ब्लड में ही रह जाएगा, और ये ब्लड के थ्रू हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी जो होता है। आई बात समझ में? आप देखो, ग्लूकोज टूटा कि नहीं टूटा? ग्लूकोज एक जटिल पदार्थ है कि नहीं है? और ये दोनों सरल पदार्थ है कि नहीं है? है। तो जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है? अपचयी क्रिया। आई बात समझ में? इस तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। आई बात समझ में? अब ये दोनों क्रियाएं होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, सरल पदार्थों का जटिल पदार्थों में टूटना ही अपचयी, अपचयी और उपचयी क्रियाएं कहलाती है। हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम का पहला प्रक्रम शुरू होने जा रहा है। पहला प्रक्रम कौन सा था? पोषण ही तो था, वो शुरू होने जा रहा है। हर एक प्रक्रम काफी लंबा है, उसके पूरे बारे में पूरा डिटेल में डीपली अध्ययन हमको करना है। ऐसा नहीं कि खाली पोषण की परिभाषा लिखवा देंगे फिर उत्सर्जन आ जाएगा, नहीं। इसको पढ़ाने में कई दिन लगेंगे, फिर शोषण आएगा। समझ गए? तो हम पोषण शुरू कर रहे हैं, तो हेडिंग बनाओ सबसे पहले पोषण। पोषण
पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, तो प्रदर्शित करता है। देखो पोषण, पोषण उन सभी, पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है, कुल योग है जो द्वारा, जो भोजन के द्वारा, या ऐसा लग लो जिनमें, जिनमें भोजन के द्वारा शरीर को, जिनमें भोजन के द्वारा शरीर को उपयोगी पदार्थों, उपयोगी पदार्थों में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर उपापचयी, उपापचयी क्रियाओं, कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ये सब पोषण में आता है। मतलब इन सब कामों के लिए भोजन के रूप में उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर में डाला जाता है और उससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण। इस बात को पढ़ लो, क्या लिखा है? पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जिनमें भोजन के द्वारा शरीर को उपयोगी पदार्थों में बदलकर शरीर ऊर्जा, शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या मिलता है? उपापचयी क्रियाओं और कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि के लिए किया जाता है। ये जितनी भी क्रियाएं, इन सब चीजों के लिए किया जाता है। शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए, शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, जो भी भोजन के रूप में जो भी काम किए जाते हैं वो सब क्या है? वो सब पोषण है। सही बात है। सिर्फ भोजन खाना ही पोषण नहीं है। भोजन खाने से, भोजन लेने से ये सब क्रियाएं भी होनी चाहिए शरीर में, तो उसको पोषण कहेंगे। समझ में आई बात? अगर सिर्फ भोजन ले रहे हो और शरीर में ये सब क्रियाएं नहीं हो रही तो उस पोषण उसको हम नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? है ना? भोजन के रूप में हम ऐसे पदार्थों को लें जो हमारे शरीर में क्या करें? हमको ऊर्जा दें, हमारे उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करें, कोशिकाओं में मरम्मत करें और हमारे वृद्धि के लिए उपयोगी हो। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण होते हैं दो प्रकार के, जिसके बारे में बोला। पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता सबसे पहले यदि बनेगी, पोषण की आवश्यकता, इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। पोषण की आवश्यकता, पोषण की क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है हमको पोषण की, इसके बारे में हम डीपली कल बात करेंगे। ठीक? और टेस्ट टेस्ट के लिए